इकोनॉमिक्स का चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम। आपको पता है हमारा जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स ले रहे हैं तो इस पूरी की पूरी वीडियो को जरूर जरूर देखना और ध्यान रखना, स्किप मत करना। पूरी वीडियो आराम से देखना, अपने साथ नोट्स बनाना, ताकि जब आप एग्जाम देने वाले होंगे एक दिन पहले आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। राइट, इस पूरी की पूरी वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ध्यान रखना ये नेशनल इनकम चैप्टर की वन शॉट वीडियो है, सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे यही यही और यही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेशनल इनकम चैप्टर। आप लोग जानते हैं ये चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का चैप्टर है। आप लोगों को कंफ्यूजन है न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आने वाला है, थ्योरी कितने मार्क्स की आने वाली है। न्यूमेरिकल्स आप लोग पूरे अच्छे से कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, थ्योरी पार्ट मुझे नहीं आता है ना। अब इस प्रॉब्लम को आज आपके साथ मैं सॉल्व करने वाली हूँ, जयती मेहरा आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आई हूँ। इसे पूरा एंड तक देखेंगे तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरा एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे हाउस होल्ड की। हाउस होल्ड होता क्या है? हाउस होल्ड की जब हम बात करते हैं बेटा, ये है क्या? दीज आर ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये उनके ओनर हैं। हाउस होल्ड, आप बात को समझिए, फर्म अलग चीज है और हाउस होल्ड अलग चीज है। ये हमारे हाउस होल्ड हैं जो हमें अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्म क्या है? हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, और प्रोडक्शन यूनिट को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या देखा हमने कि जितनी भी हमारी फर्म्स हैं उन्हें हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, हम देखेंगे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं। आइए देखते हैं। लैंड, लेबर, यस, परफेक्ट, कैपिटल एंड हमारे एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हम इनको पेमेंट करते हैं, आगे देखेंगे हम किस किस फॉर्म में पेमेंट करते हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस देख रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन कैसे करना है। बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको रिटर्न में लिखनी है हर चीज, इसलिए बता रही हूँ डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ध्यान से देखो। इट मे बी डिफाइंड एज पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ मनी। दिखा रहे हैं पिक्चर फॉर्म में कि कैसे मनी फ्लो हो रही है थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन से होते हैं ये डिफरेंट फेजेस, आइए देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन होती है तो जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, क्या है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करते हैं यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस सर्विसेज के बेसिस पर उनकी इनकम जनरेट होती है। क्या होता है, उनको इनकम मिलती है। इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, उनके बदले में इनको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो ये हमारा कौन सा फेज होगा, सेकेंड फेज, जिसे हम बोलते हैं इनकम फेज। राइट, इसके बाद में हमने देखा कि जो इनकम इनके पास जनरेट हुई है, इस इनकम, जब ये इनकम इनके पास आ जाएगी, उसके बाद इस इनकम क्या करेंगे, ये खर्चेंगे। आपको बताइए जब जेब में पैसे आ जाते हैं तो वो खर्चने पड़ते ही है ना, टिकते ही नहीं, उछलते रहते हैं। तो आइए खर्च करते हैं इन्हें, तो वो हमारा लास्ट फेज कहलाएगा डिस्पोजिशन फेज है। ये हमारा एक्सपेंडिचर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाउस होल्ड है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है और फाइनली ये पैसा वापस किसके पास जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट के पास में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसको हमने 3 फॉर्म में देखा। पहले प्रोडक्शन हो रही है, फिर इनकम जनरेट हो रही है और साथ में फिर हमारी एक्सपेंडिचर हो रही है, ठीक है। और फाइनली वो पैसा जो है हमारे कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन यूनिट के पास में जा रहा है। तो ये हमारे 3 फेजेस थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। राइट, अब हम देखेंगे इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। हम बेसिकली इसको इनिशियली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास फर्म्स है, राइट, फर्म्स है, और सेकेंडली हमारे पास कौन है, हाउस होल्ड है, राइट, फर्म एंड हाउस होल्ड। ये 2 चीजें हमारे पास है। हम देख रहे हैं ये लोग कैसे आपस में डील करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म्स को क्या देते हैं, बिल्कुल देखा आपने, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद इनको इसके बदले में क्या मिलता है, पैसा ही पैसा। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे फैक्टर प्रोडक्शन कौन से हैं। फैक्टर प्रोडक्शन हमारे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। परफेक्ट, ये 4 चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। इन्होंने हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, जिसके बदले में इनको क्या मिला, फैक्टर इनकम, पैसा ही पैसा, इनकी इनकम जनरेट होगी, राइट। परफेक्ट। इसके बाद हम देख रहे हैं जब इनके पास पैसे आ गए, हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए हैं। आपको पता है पैसा जब जेब में आता है क्या हो जाता है, उछलता है, खर्च करना होता है, बिल्कुल ठीक। तो क्या होगा, ये करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई जो चीज चाहिए वो तो लेनी ही लेनी है, इच्छाएं तो पूरी करनी है ना। ऐसा होता एक बंगला, एक गाड़ी, एक लड़की, वो भी कुंवारी, और क्या बोला तूने? मस्ती करता, मौज मनाता, एक पल खोता। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर ये करेंगे मतलब कि ये फर्म्स को क्या देंगे, फर्म्स को ये पैसा देंगे फर्म्स को, ये था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जब इन्होंने पैसा दे दिया, फर्म्स इनको क्या देने वाली है, देखेंगे फर्म्स इनको देने वाली है ये गुड्स एंड सर्विसेज। परफेक्ट बेटा, ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। देखेंगे किस तरीके से इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। वाह क्या बात है, आज पिज्जा खाने का बहुत मन है, बहुत बढ़िया। हाउस होल्ड को क्या मिल गया, पिज्जा मिल गया। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसे आपने अंडरस्टैंड किया। इसी फॉर्म में आपने इसको बनाना है, बहुत ध्यान रखेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फॉर्म में अच्छे से इसको फ्रेम करेंगे। और बेटा एक टिप देने जा रहे हो यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको ये एरोज बहुत ध्यान से लगाने हैं, राइट। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि एरो किस पोजीशन में लगने हैं। अगर आपने ये एरोज गलत लगाए तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गलत हो जाएगा। आपने देखा हमारे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज इनको दे रहे थे तो एरो यहाँ पे लगा, अगर फैक्टर इनकम तुमको मिल रही है तो एरो वहां लगा। इसीलिए ध्यान देंगे कि कैसे ही आपको एरोज लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रियल फ्लो। बेटा ये जो फ्लो हमने देखा, हमने देखना है इसमें रियल फ्लो क्या है। जब भी हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, गुड्स की फॉर्म में होगा, इट मींस दैट इज द फ्लो नोन एज रियल फ्लो, राइट। इट इज द फ्लो नोन एज रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हो रहा है, इसका मतलब रियल फ्लो है। नेक्स्ट देखेंगे मनी फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो क्या होता है, जब भी फ्लो जो है वो मनी की फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा, मनी फ्लो। क्या कहलाएगा वो, मनी फ्लो, राइट। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, इसके साथ में हम यहाँ पर बैंक ऐड कर रहे हैं, राइट। देखेंगे यहाँ पे हम अपना मनी फ्लो दिखा रहे हैं, मीन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे हाउस होल्ड में करा था और फैक्टर पेमेंट या इनकम जो हमारी हुई थी हाउस होल्ड की, ठीक है, वो देख रहे हैं आप हमारी। यहाँ पर आ रहा है हमारा मनी फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो के बाद में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस टॉपिक में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, देखेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे, जिसके बदले में इन्हें क्या मिला, इनको फैक्टर इनकम मिल गई, पेमेंट हुई, इनको फर्म ने पेमेंट करी, राइट। अब देखो अगर इनके पास पैसा आ गया, उसके बाद ये क्या करेंगे, उस पैसे से सेविंग कर सकते हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, ये सेविंग कर रहे हैं, मतलब पैसा क्या कर रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, राइट। हाउस होल्ड ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सोच के चलते हैं, बिल्कुल भी। और इसी तरह इसमें से हाउस होल्ड ने सेविंग्स करी, और अगर बैंक के पास पैसा आ जाता है, बैंक क्या करता है, ये पैसा जो है वो लेंड कर देता है, जिनको भी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर फर्म्स को लेंड कर देते हैं तो फर्म्स की वो बोरोइंग हो जाती है, ठीक है, राइट। तो ये पैसा कहाँ चला गया, हमारी फर्म्स के पास चला गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। इसी तरह ये फ्लो हमारा इस तरीके से भी रह सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी फर्म्स है वो भी चाहती है कुछ सेविंग्स करने के लिए, राइट। तो अगर ये फर्म्स भी सेविंग कर लेते हैं तो पैसा कहाँ चला जाएगा, फर्म्स की तरफ से बैंक को मिल जाएगा, राइट। और इसी तरह हमारे हाउस होल्ड भी कभी कभी रिक्वायर्ड हो तो लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैसा हाउस होल्ड के पास चला गया, राइट। अब हमने इस ओवरऑल इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बैंक के साथ में आपको जो दिखाना चाहा वो क्या था, वो सारा हमारी प्रोसेस की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट,
सेविंग, बोरोइंग, वेरी गुड, परफेक्ट, ये सारी की सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली। लेकिन ये जो सेविंग थी, यहाँ मैंने इनको कट कर दिया। क्यों कट कर रहा है देखेंगे आप, राइट। सेविंग को हम यहाँ पर समझ रहे हैं ये लीकेजेस है। मतलब क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है हमारे फ्लो को। क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच रिड्यूसेस द मनी फ्लो। मतलब हमारा जो ये फ्लो बना हुआ था, ये जब हम सेविंग्स कर लेते हैं तो ये फ्लो हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, राइट। परफेक्ट, अंडरस्टैंड, राइट। इसमें से क्या हो गई, लीकेजेस हो गई और हमारा फ्लो जो है वो छोटा हो गया, राइट। परफेक्ट। इसी तरह साथ में क्या आती है हमारी बोरोइंग। अब बोरोइंग किसकी तरह थी, हमारे फ्लो में किसकी तरह थी, इंजेक्शन की तरह थी। इंजेक्शन मतलब ये हमारे फ्लो को क्या कर रही है, बड़ा कर रही है। मतलब ये इनफ्लोज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जो हमारे फ्लो को क्या करते जा रही है, बड़ा करते जा रही है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, नाइस, अमेजिंग। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट स्टॉक क्या होता है। बेटे बहुत बारी आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट दे देंगे, पूछेंगे बताओ ये स्टॉक है या फिर फ्लो है, ठीक है। तो देखेंगे स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। आप बात को समझो, आपने देखना है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है, ये एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया, उस टाइम पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो वेरिएबल हमारा है वो क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन कौन सी चीजें मेजर होती हैं। जैसे कि वेल्थ अगर हम देखें तो बताएंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी वेल्थ कितनी है, राइट। कैपिटल हमारा कितना है, स्टॉक इन्वेंट्री हमारा कितना है। पहले ये देखते हैं, अब हम फ्लो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फ्लो क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देख रहे हैं हम। अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो है हमारी, वो हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। प्रॉफिट हमारे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं और साथ में प्रोडक्शन भी हो रही है, तो हम देखेंगे कितने टाइम पीरियड में हमारी जो प्रोडक्शन है, एक महीने में हमारी प्रोडक्शन जो है 10,000 यूनिट्स क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, राइट। इसके बाद हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारे नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए ये देखते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे 3 मेथड से, 3 वेज से। क्या थे हमारे 3 वेज, फर्स्ट इज प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अनदर इज इनकम पॉइंट ऑफ व्यू एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आइए देखते हैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। आप क्या देख रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हुई है वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम, राइट। और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे NFIA, राइट। तो हमारी टोटल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन आ गई। आप लिख सकते हैं इट इज द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन हो गई प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखेंगे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारा नेशनल इनकम। जितनी भी सारी नेशनल इनकम मतलब इकोनॉमी के अंदर जितनी भी सारी इनकम जनरेट हुई है वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम। देखेंगे इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द, ये क्या है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की बात याद रखेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट जो अर्निंग कर रहे हैं वो हमारी इनकम, हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो इट इज सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम earned by the normal resident from within and outside the domestic territory of a country, right। तो ये हो गई हमारी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हाँ जी, तो ये थी हमारी एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेंडिचर मतलब इकोनॉमी के अंदर जितना सारा खर्चा हो रहा है, खर्चा क्या हो गया, हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है। इट इज द सम टोटल ऑफ all the final expenditure made by the normal resident of a country, है ना, प्लस में NFIA that is net factor income from abroad। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, परफेक्ट।
इसके बाद अब हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब हमारी कंट्री के अंदर हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। जो भी चीजें हमारी कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, आप देख पा रहे, जो भी चीजें हमारी कंट्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या होंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो जो भी शिप्स या एयरक्राफ्ट को ओन करेंगे वो हमारी कंट्री के हैं, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के हैं। तो अगर वो कहीं भी चल रहे हैं, कहीं भी ऑपरेट हो रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहेंगे, हमारी कंट्री का पार्ट। हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे कुछ प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, वो सारे के सारे हमारे लाइक पार्ट होंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के, राइट। एंड द लास्ट वन इज हमारे एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हमारी एम्बेसी किसी और कंट्री में, इट मीन्स क्या होगा, वो हमारी कंट्री का ही पार्ट रहेगा, राइट। हमारी एम्बेसीज है, हमारे कॉन्सुलेट है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस दूसरी कंट्री में बने हुए, फिर भी वो क्या होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, राइट, परफेक्ट। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। तो फाइनली हमने देखा डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी हैं। फर्स्ट, political frontiers of the country, ships and aircraft of the like owned by the normal resident, and the next one is fishing vessels, oil and natural gas rigs, and the last one is embassies, consulate and the military establishment of the country. ये सारी की सारी चीजें आपकी डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट होंगे, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, राइट, अमेजिंग। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कौन है वो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, उधर देखो, वो पीछे कौन है, वो पीछे पर्सन, ऐसा पर्सन जो यहीं रह रहा पर्सन नॉर्मली रिजाइड इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट, मोर देन 1 ईयर जो यहाँ रह रहे हैं वो हमारी कंट्री का ही पार्ट है। प्लस में, राइट, नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री के, और साथ में उनका जो कमाई का वे है, जहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहाँ लाए कर रहा है, हमारी कंट्री के अंदर ही, राइट। आप देख सकते हैं हमारे नितेश सर है जो कि हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं मोर देन 1 ईयर, और साथ में इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है, हमारी ही कंट्री में है। तो ये क्या हुए, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, राइट, परफेक्ट। अब हम देखेंगे हम कौन कौन सी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन टू रिमेन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, इवन दो, अगर कई लोग ऐसे हैं जो लोग स्टडी अब्रॉड, मतलब कि पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो भी क्या रहेंगे, चाहे ज्यादा टाइम के लिए चल जाए लेकिन हमारी कंट्री का ही पार्ट रहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे, परफेक्ट। जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं बाहर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, वो भी हमारी कंट्री के ही पार्ट रहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। और नेक्स्ट, टूरिस्ट एंड ट्रेवल पर्पसेस, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो भी क्या रहेंगे, हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट रहेंगे। और साथ में जो क्रू मेंबर्स ऑफ अ शिप है, शिप के जो मेंबर्स हैं वो भी कहीं भी घूम लें बट हमारी कंट्री का ही पार्ट रहेंगे। और साथ में स्पोर्ट्स पर्सन गोइंग अब्रॉड, खेलने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं तो भी वो क्या रहेंगे, हमारी कंट्री का ही पार्ट रहेंगे, राइट। ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन होंगे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, राइट। और साथ में क्या है, पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो भी वो क्या रहेंगे, हमारी कंट्री का ही पार्ट रहेंगे, राइट। तो हमने क्या क्या चीजें देखी यहाँ पर, जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, टूर एंड ट्रेवल घूमने के लिए जा रहे हैं, लाइक क्रू मेंबर्स ऑफ द शिप है, और स्पोर्ट्स पर्सन है, खेलने के लिए जा रहे हैं, और साथ में पीपल हु आर लिविंग इन बॉर्डर एरिया। तो आपने देखा जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, वो सब क्या है, हमारी कंट्री के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, राइट। ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, क्रू मेंबर्स ऑफ अ शिप एंड पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरिया, राइट, परफेक्ट। तो ये क्या थे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, राइट, परफेक्ट। तो आइए स्टूडेंट, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मैं आपको बताने वाली हूँ।
देखो थ्योरी तो आपको लर्न करके जानी है, आपने देखा क्या क्या चीजें मैंने डिस्कस करी। अब मैं बात कर रही हूँ कन्वर्जन की। मुझे पता है 80% बच्चों को पता होगा ये कन्वर्जन क्या होगा, हाँ। लेकिन इन्हें यूज कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, मगर क्यों? जिसकी वजह से उनका 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, उनका फाइनल आंसर रॉन्ग आता है। देखेंगे जरा किस तरीके से हमें इन पे ध्यान देना है, राइट। देखो अगर आपके पास में ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, और साथ में मैंने कंपोनेंट लिया है नेट वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू से अगर आपको नेट वैल्यू पर आना है, इसका मतलब आपने क्या करना है, माइनस करनी है डेप्रीसिएशन। देखो ये कनेक्टिंग चीजें हैं। अगर किसी चीज की आपके पास ग्रॉस वैल्यू है, आपने नेट वैल्यू पर आना है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, राइट। परफेक्ट, वैल्यू क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। इसी तरह अगर आपके पास नेट वैल्यू है और आपको ग्रॉस वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है, डेप्रीसिएशन को ऐड कर देना, ठीक है बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे सपोज कीजिए आपने एक कार बाय करी, उसकी ग्रॉस वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख है। आफ्टर 1 ईयर अगर हम देखेंगे उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग जाती है, डेप्रीसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितनी बची, 9 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग गई, तो आपने देखा डेप्रीसिएशन माइनस हो गई। मतलब आपको ये बात खास ध्यान रखनी है, ग्रॉस वैल्यू क्या है हमारी, बिगर टर्म है, बड़ी वाली टर्म। क्या है ये, बिगर टर्म, आपकी बिगर टर्म है। जब भी आपको बिगर टर्म से स्मॉलर टर्म पर आना है, माइनस करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन, और जब भी स्मॉलर टर्म से बिगर टर्म पर आना है, आपको क्या करना होगा, डेप्रीसिएशन ऐड करनी, राइट। ओके। सो स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस और साथ में फैक्टर कॉस्ट। मतलब अगर हमने इन दोनों में से कुछ भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पर आना है ना, तो क्या करना है, आपको छोटी वाली वैल्यू चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, राइट। परफेक्ट। इसी तरह अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पर आना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। परफेक्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। हमें पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए पहले हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस हुज इंपैक्ट एंड इंसिडेंट फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वो टैक्स है जैसे कि हमारा क्या हो गया, जीएसटी हो गया, है ना। तो अगर हम देखते हैं, देखिए हमारे एजुकेशन है, एजुकेशन में फीस की हम बात करते हैं, तो जो फीस है हमारी 1000 है। अगर इसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, इसका मतलब क्या होगा, हम ऐड कर देंगे इसमें जीएसटी, और ये कौन पे करेगा, ये पे करेगा हमारा प्यारा बच्चा, है ना, हमारे स्टूडेंट्स पे करेंगे। तो मतलब इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन, ये हमारा इम्पैक्ट है, ये हमारा इंसिडेंट है, जिन्हें पे करना पड़ रहा है ये टैक्स, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं सब्सिडीज की। सब्सिडीज क्या होती है, दीज आर द ग्रांट्स और द इंसेंटिव कैश और काइंड की फॉर्म में गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक को दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो जैसे कि देखेंगे हमारा एक गैस सिलेंडर है ना, आप लोग सोचेंगे मैम अब तो गैस सिलेंडर नहीं आ रहे, बेटा अभी भी कई कई जगह आ रहे हैं। तो अगर 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है ना, इसकी सब्सिडीज दी गई 200 रुपीज की, तो क्या होगा, हमारे जो लोग हैं खुश हो जाएंगे। अब क्या होगा, इन्हें सब्सिडी मिल गई है, और इन्हें जो अमाउंट पे करना होगा वो कितना होगा, 800 रुपीज, राइट। कितना अमाउंट होगा, 800 रुपीज, राइट, गॉट इट। ये हो गया हमारा 800 रुपीज, जो हमने देखा सब्सिडीज की फॉर्म में हुआ। तो अल्टीमेटली हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके इक्वल होंगे, इट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसे हम यूज करेंगे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के कन्वर्जन के लिए, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम नेशनल प्रोडक्ट और साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नेशनल से डोमेस्टिक पर आना, देखो नेशनल की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ना, नेशनल है पूरा, राइट। और डोमेस्टिक कंट्री सिर्फ हमारी होम कंट्री के अंदर, इसका मतलब ये हमारी क्या है, स्मॉलर वाली आइटम है,
राइट। स्मॉलर आइटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, NFIA। मुझे पता है, ये आप लोगों को पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। इसी तरह अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम, राइट। नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। अब ये हमारा NFIA होता क्या है, ये मुझे पता है, आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद होगा, पता नहीं क्या होता है इसका फॉर्मूला, फीफा माइनस फीटा। बिल्कुल ठीक बेटा, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। परफेक्ट है ना, डिफरेंस है उन चीजों का, तो फीफा माइनस फीटा हो जाएगा हमारा ये NFIA। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं NFIA शॉर्ट फॉर्म में, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NFIA। ठीक है, कन्वर्जन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आइए, नोटबुक्स लेके आप लोग बैठ जाएंगे मेरे साथ में, वीडियो के साथ में ही से करिए, आपको बहुत फायदा होगा। देखेंगे सबसे पहले आपको दिया हुआ है GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है NTP एट फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, आप देखेंगे हमें किसमें कन्वर्जन करना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, NTP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत ध्यान से इसको करने की जरूरत है, आपने देखना है। अब हमने क्या करना है, ग्रॉस से कहाँ आना है, नेट वैल्यू पर। जब हम ग्रॉस से नेट वैल्यू पर आ रहे हैं, मतलब हमने छोटी वाली आइटम को निकालना है, इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। फिर भी एक बार लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। साथ ही में NP से हमने आना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, हमें निकालना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगेन नेशनल प्रोडक्ट बड़ी वाली आइटम है और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, छोटी वाली आइटम। तो अगेन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA और साथ में MP। MP क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में हमें आना है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पर आना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगेन माइनस कर देंगे NIT को। तो हमने क्या किया, सारी स्मॉल आइटम्स को निकाला और हमारे पास आ गया NTP एट FC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NTP एट FC को आपने कन्वर्ट करना है GNP एट NTP। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, N दिया हुआ है, G निकालना है, मतलब ग्रॉस वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा, उसमें क्या हुआ, नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो क्या हुआ, ऐड कर देंगे NFIA और लास्ट में NIT ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, बहुत फायदा मिलेगा आपको। लास्ट एक और प्रैक्टिस जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए, साथ साथ मैं भी करती जा रही हूँ आपके साथ। GDP एट NP को हम कन्वर्ट कर रहे हैं NNP एट FC। देखो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, बेटा ध्यान दो, निकालना क्या है ये। ठीक है, निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखना है, नेट निकालना है, मतलब क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, देखो बेटा नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब बड़ी वाली आइटम निकालनी है, प्लस करेंगे NFIA। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, छोटी वाली आइटम, मतलब माइनस करेंगे NIT। इस तरीके से करिए, देखिए आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास प्रैक्टिस, जल्दी से आप करेंगे। हाँ जी, ये लास्ट प्रैक्टिस है हमारी, NTP एट FC को कन्वर्ट करना है हमने NNP एट FC को। देखो यहाँ पे ये कन्वर्जन मैंने आपको दिया, ध्यान दो, NTP एट FC को कन्वर्ट करना है NNP एट FC में। N और N सेम है, जो सेम है उसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना, मतलब डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना। BP को NP में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में, मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA, राइट, और FC को FC में ही रहने देना है, मतलब वहां भी कुछ नहीं करना। देखो ये बात स्पेशल मैंने यहाँ पे चीज दी है बेटा, इनकम मेथड से जब हम आंसर निकालते हैं NTP एट FC, तो हमें कन्वर्ट करना होता है नेशनल इनकम में, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है, प्लस करना है NFI, राइट। परफेक्ट, जो चीजें सेम है उसे यूज नहीं करनी, राइट, परफेक्ट। ओके, इसके बाद थ्योरी का ही कुछ पार्ट हम अगेन देखने जा रहे हैं। इकोनॉमिक गुड्स हमारे क्या होते हैं, जो भी चीजें हमारी प्राइसेस से रिलेटेड होती हैं, जिससे प्राइस हमें पे करना होता है जिन चीजों का, वो क्या है, हमारे इकोनॉमिक गुड्स है सारे के सारे। परफेक्ट, चॉकलेट, कार, शूज, ये सारे क्या है, हमारे इकोनॉमिक गुड्स हैं। अगर हम इसी के साथ बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक गुड्स की, तो देखिए रेन आ रही है, वहाँ क्या बात है, इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, वेरी गुड, अमेजिंग।
सनलाइट मिल रही है, ये देखिए इसके लिए भी हमें पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर विटामिन डी के आपको कैप्सूल्स खाने हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ध्यान रखिए, सनलाइट ही ले लीजिए, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और ये भी आप देख पा रहे हैं एयर भी आ रही है हमें, हवा, पानी और साथ में धूप भी हमें मिल रही है। ये क्या है, हमारे नॉन इकोनॉमिक गुड्स है जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना, राइट। देखेंगे हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स हैं यहाँ पर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बिल्कुल ठीक, और साथ में इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स हैं, और साथ में कैपिटल गुड्स। ठीक है, देखेंगे जल्दी, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हम इसको देखेंगे। कंज्यूमर गुड्स हमारे कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, राइट, ड्यूरेबल है जो आप काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। एसी अगर एक बार ले लिया तो काफी टाइम तक चलाते हैं, राइट। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे हमारे क्लोथ्स हो गए, और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हमारे हो गए जो चीजें हम एक बारी में कंज्यूम कर लेते हैं, वो क्या हो गए हमारे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, राइट। इसके बाद में हम देख रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, मशीन्स वगैरह है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं हमारे, राइट। इसके बाद नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं हमारे, फ्यूल वगैरह हो गए हमारे जो एक बार यूज करने के बाद हमारे खत्म हो जाते हैं। देन इंटरमीडिएट गुड्स, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं या फिर रीसेल इन द सेम ईयर, उनको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो हमारी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं और साथ में रीसेल इन द सेम ईयर। अगर उसी साल में वो रीसेल हो गए, इट्स ओके, अदरवाइज वो क्या बन जाएंगे? हमारे फाइनल गुड्स। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रीसेल उसी साल नहीं हुई है इसका मतलब क्या बन गए? वो हमारे फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स की बात करेंगे। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। देखो, गुड्स किस लिए? फाइनल कंजम्पशन के लिए। आप देख ही सकते हो जो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं वो क्या है? हमारे फाइनल गुड्स। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहे हैं वो भी हमारे क्या है? फाइनल गुड्स। जैसे आप देख रहे हो चॉकलेट हमारी यूज हो रही है, चॉकलेट परचेज बाय शिनचैन, शिनचैन ने परचेज करी तो क्या है? ये क्या है? हमारी फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया, वेरी गुड, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, आपके एग्जाम में ना 55% का एग्जाम ऐसा होता है, आंसर आपको ऐसे करने होते हैं जो आपकी लर्निंग पे बेस्ड। ठीक है, तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी, आप लोग भी जानते हैं आपने कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है और मुझे भी सब सच्चाई पता है ना। ये बातें बताई नहीं जाती। इसका मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ाई करी है, आज भी जाग जाओ बेटा। अगर आप आज भी जाग गए ना तो बस आपको बचा लिया जाएगा, और आपको बचाने के लिए यहाँ अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। राइट, तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, देखेंगे डबल काउंटिंग क्या होती है। अगर डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट। ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू को हम काउंट कर रहे हैं मोर देन वंस, एक से ज्यादा बारी, तो दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while passing through the various stages of production। प्रोडक्शन के टाइम पीरियड पर जब हम उसकी वैल्यू को एक से ज्यादा बारी जोड़ रही हैं, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग। मतलब हमारे नेशनल इनकम के अंदर हमने एक वैल्यू को एक से ज्यादा बारी ऐड कर दिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग। ठीक है, देखेंगे। देखिए इस डबल काउंटिंग को आपने इनिशियली डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फार्मर ने प्रोड्यूस करी व्हीट 80 kgs की। ठीक है, 80 kgs व्हीट प्रोड्यूस करी है। फार्मर ने सेल करा व्हीट किसको? मिलर को, है ना। मिलर को बेचा कितने का? 400 का, ₹400 का सेल किया। मिलर ने क्या करा? उसका फ्लोर बना के बेच दिया बेकर को, है ना। बेकर को दिया कितने रुपीस का? 700 का, है ना। इसके बाद में बेकर ने बेक करा केक, क्या करा? केक बनाया।
केक बना के क्या किया, फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। जिसका बर्थडे है भाई उसे दे दिया केक, है ना। तो कितने का केक बेचा, 1200 रुपए का। ठीक है, इसका मतलब क्या था, पहले 400, फिर 700, फिर 1200। अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमने क्या करा, टोटल आ गई हमारी नेशनल इनकम 2300, है ना। तो क्या आपको लगता है ठीक है हमारी नेशनल इनकम? नहीं बेटा, यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारी वीट उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने उससे फ्लोर बना लिया, आटा बना लिया, तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऐड कर दिया, है ना। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं कितनी वैल्यू एडिशन हुई है। हम देख रहे हैं इनिशियली में हमारी वैल्यू एडिशन हुई है 400 की, फिर वैल्यू एडिशन हुई है 300 की, राइट। देन वैल्यू एडिशन हमारी हुई है 500 की। ठीक है, ये क्यों किया हमने वैल्यू एडिशन, आइए देखते हैं। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा था। आपको पूरे 4 मार्क्स चाहिए, तो ये देखेंगे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं डबल काउंटिंग। कैसे अवॉइड करेंगे हम डबल काउंटिंग को? 2 ways टू अवॉइड डबल काउंटिंग। फर्स्ट वे क्या है हमारा, फाइनल आउटपुट की वैल्यू ले लो। ठीक है, फाइनल आउटपुट की वैल्यू क्या थी हमारी बेटा, 1200 रुपए। कितनी थी, 1200। ठीक है, 1200 या तो ये ले लो डायरेक्टली, देख लेंगे एक बार ही, देखते हैं फिर भी क्या हमारी वैल्यू 1200 ही थी। हाँ जी बेटा, हमारे फाइनल वैल्यू, फाइनल अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये देखेंगे। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, 1200। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी है हमारी, 1200। तो या तो हम डायरेक्टली 1200 लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन को लेंगे। वैल्यू एडिशन कौन कौन थी हमारी, पहले 400 की, फिर 300 की और फिर 500 की। देखो सबको ऐड करेंगे, 400 प्लस 300 700 प्लस 500, आंसर इज 1200। ठीक है, या इस वैल्यू को ले लो या फिर अपनी फाइनल वैल्यू को ले लो, तो दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, सेम, दैट इज 1200। तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसको एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वी कैन अवॉइड डबल काउंटिंग विद दीज 2 ways, फाइनल आउटपुट वैल्यू एंड द वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, राइट। आई होप अगर आप इस तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, आपको साथ में पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नलिटीज क्या होगी। एक्सटर्नलिटीज की जब हम बात करते हैं, ये होती क्या है, ये नाम ना बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, मैम ये क्या है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन बेटा ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, बच्चों को नहीं पता होता एक्सटर्नलिटीज क्या। एक्सटर्नलिटीज होती है बेटा बेनिफिट और हार्म, दोनों चीजें। बेनिफिट भी है, हार्म भी है, किसके, ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म। मतलब फर्म जो एक्टिविटी कर रही है जिनकी वजह से या फिर बेनिफिट या फिर हार्म मिल रहा है सोसाइटी को, फॉर विच दे आर नॉट पेड, जिसके लिए ना ही उनको पेमेंट मिल रही है और ना ही वो हार्म्स के लिए पेनलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब उनमें कोई पेनल्टी भी नहीं लग रही है। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड हार्म, राइट, जिसकी वजह से, जिसके लिए ना तो वो पे हो रहे हैं और ना ही उन्हें पेनल्टी दी जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं। एक्सटर्नलिटीज हमारी 2 टाइप की होती हैं, वन इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, अदर इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, राइट। पॉजिटिव क्या है, मतलब जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पॉजिटिव क्या है हमारी, जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं हमारी सोसाइटी को, ऐसी एक्टिविटी जो फर्म कर रही है जिसके लिए वो पे नहीं हो रहा, मतलब फर्म को कुछ भी पेमेंट नहीं मिल रही है, ऐसे बेनिफिट जो वो सोसाइटी को दे रहे हैं। जैसे हमारी पब्लिक पार्क हो गए, गवर्नमेंट ने क्या पब्लिक पार्क बना दी है, जिसका बेनिफिट हर पर्सन उठा रहा है। सुबह उठते ही क्या करते हैं, चले जाते हैं पार्क में, यार पार्क जाना चाहिए, फ्रेश एयर मिलती है भाई, बहुत मजा आता है। तो इससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है इससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ती, लेकिन वेलफेयर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ती लेकिन हमारा वेलफेयर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या। नेगेटिव है ना, मतलब कि बेनिफिट नहीं होगा, क्या होगा, हार्म्स होंगे, जो हमारी सोसाइटी को हार्म्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या क्या, जिसकी वजह से फर्म्स को हम कोई भी पेनल्टी नहीं लगा। अब इंडस्ट्रीज तो अपना काम कर रही है, प्रोडक्शन करती जा रही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से कितना स्मोक निकल रहा है ना। तो उसके लिए कौन बेयर कर रहा है, सोसाइटी बेयर कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का वेलफेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
राइट, परफेक्ट। इन दो पॉइंट्स को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखेंगे प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीजें यहाँ मैंने आपको बता दी है, अगर ध्यान रखोगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। क्या क्या है वो चीजें, पहले देखेंगे सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर सेल एंड परचेज हो रही है सेकंड हैंड गुड्स की, तो उसे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, कुछ भी हो जाए क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी वैल्यू जो है जिस साल में प्रोड्यूस हुए उस साल में लग चुकी है, ठीक है। अब अगर दोबारा ऐड करोगे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग, अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, राइट। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल गेन्स का मतलब क्या, एकदम से कोई गेन हो गया, राइट। लॉटरी में कोई फायदा हो गया, कोई भी अलग से एकदम से प्रॉफिट आ गया, तो वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम पीरियड, ठीक है, उस समय कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, तभी कोई भी विंडफॉल गेन नहीं लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो हमारे फाइनल गुड्स नहीं बने हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू कहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, फाइनल वैल्यू में, कोई टेंशन नहीं है, पहले नहीं लेना, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को नहीं लेना। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स की अगर सेल परचेज होती है, मतलब जैसे शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, है ना, इन चीजों के कोई भी सेल एंड परचेज है तो वो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं है, ठीक है, राइट। और साथ में लास्ट पॉइंट, टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट्स। एक बार ट्रू फॉल्स में आया हुआ था कि टैक्सेस जो है, जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट इसके बदले में हमें डायरेक्टली कुछ देती है, बेटा कुछ नहीं देती है ना, इसीलिए लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट क्या है, हमारी वन साइडेड पेमेंट है, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखेंगे टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट जो हमारी वन साइडेड पेमेंट है, इन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एज दे डू नॉट ऐड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज व्हाई हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीजें हमने देखी, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना बेटा, विंडफॉल गेन्स हो जाएंगे कोई भी, उन्हें भी इंक्लूड नहीं करना, इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करना, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर द डिबेंचर्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करना, और टैक्सेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, राइट। अरे के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए जो हमारे थ्योरी का पार्ट है इस चैप्टर के। आपको पता है आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक बने रहे हो आप, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी लाइक कर दो जल्दी से। आगे इंपॉर्टेंट चीज ला रही हूँ, अभी हमने 4 मार्क्स पढ़ा है बेटा, अब 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल करने के लिए आपको टिप्स मिलने वाले हैं, कैसे करना है, क्या क्या चीजें, फॉर्मूलाज है, पूरे याद करा दूंगी। तो जरा जल्दी से मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर। चलिए ये स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट को, जिसमें हम देख रहे हैं हमारा सबसे पहले जो हमारा मेथड है प्रोडक्शन मेथड। देखो प्रोडक्शन मेथड के लिए मैंने आपको दिया यहाँ पे जी, वीओ और आईसी, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं प्रोडक्शन मेथड में जब हम आंसर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है बेटा क्या होता है, जीडीपी एट एमपी। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपका आंसर आएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेट क्या करना है। अगर जीडीपी एट एमपी करना है तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ और कैलकुलेट करना है तो मतलब कन्वर्जन करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन मेथड में, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्या क्या इसमें इंक्लूड करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम इन दोनों को जब कर लेते हैं ना तो हमारे पास आंसर आ जाता है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। इजी है, ठीक, क्या करना है, बस वो वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिर्फ यही करना है, आपका प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे एन आ रहे हैं, यहाँ पे हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। इनकम मेथड में हम आंसर क्या निकालते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हमारा एनडीपी एट एफसी। क्या होता है, एनडीपी एट एफसी, राइट, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमारा इनकम मेथड से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एनडीपी एट एफसी। इसको अलग से कहीं नोट कर लो, अपने रूम में एक शीट बना के लगा लो। इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, प्रोडक्शन से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ठीक है, राइट।
नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा ये क्या है, हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे हमारा पहला कंपोनेंट है जो हमने ऐड करना है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा कंपोनेंट है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, इसमें हम तीन चीजें ऐड करेंगे, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, राइट। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा ये वो मेथड है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ याद करेंगे, मैं कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्टली एक्सपेंडिचर मेथड में आपको आंसर क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। क्या मिलता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, देन हम देखेंगे हमारा पहला कंपोनेंट पीएफटीई। एक बार बोलो जरा, क्या, पीएफटीई। ठीक है, प्लस करेंगे हम इसमें जीएफटीई। क्या करेंगे, जीएफटीई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जीडीसीएफ। ठीक है, जीडीसीएफ, और साथ में ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक बार सारे बोलोगे, क्या बोलोगे, पीएफटीई, जीएफटीई, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। जल्दी से आओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नोटबुक लेके बैठना अपने सारे के सारे, जितने अभी तक मिली, जल्दी से आ जाओ जरा। बहुत बढ़िया, ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है बेटा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक देखो। सबसे पहले आपने पढ़ना है कि आपको निकालना क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं इसको लिखूंगी, क्या निकालना है मुझे, GVA एट फैक्टर कॉस्ट। ये मुझे नहीं गिवन है। दूसरा काम है, आप इसके कंपोनेंट्स को रीड करो। क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक। हे भगवान, इतने सारे हमने पढ़ लिया फिर भी पता नहीं चला भाई कौन सा मेथड लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, और पढ़ लो। इंटरमीडिएट कॉस्ट, सब्सिडी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसका मतलब कुछ कुछ लग रहा है कि यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होगा वो क्या है, प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, है ना। अब अगर प्रोडक्शन मेथड इतना याद आ गया, ठीक है, तो क्या करो, ऊपर लिख लो कि प्रोडक्शन मेथड से हम आंसर कौन सा निकालते हैं। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या निकालते हैं, जीवीए एट एमपी, और इसी का दूसरा नाम होता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी। जीवीए मैंने यहाँ पर क्यों बोला बेटा, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड का एक दूसरा नाम होता है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड है, जब तभी हम इसे बोलते हैं जीवीए एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पर, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्टली दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, 15,000 की, है ना। लेकिन क्या आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। मैम यहाँ फंस गए, अब क्या करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें। देखो पहला जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो क्या है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला नहीं आता तो वो क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, राइट स्टूडेंट, हम क्या देख रहे थे, चेंज इन स्टॉक हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल गई, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आपको दी हुई है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब कितनी यूनिट बेची, कितनी बेची, 2000। ठीक है, 2000 यूनिट्स बेची और उनका आपको प्राइस दिया हुआ है बेटा। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, सेल्स। हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो अगेन आपको सेल्स भी निकालना है। सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स हमें जितनी भी यूनिट सोल्ड दी हुई है 2000, है ना, इनटू में 20, क्या हो जाएगा, जो प्राइस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40,000। ठीक है, 40,000 क्या आ गई बेटा, हमारी सेल्स आ गई। कितनी आ गई, 40,000 हमारी सेल्स आ गई। ठीक है, अब देखेंगे हम अपने फॉर्मूले में इसको कैसे अप्लाई करें।
वाले हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना हो गया देखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब 40,000 प्लस में चेंज इन स्टॉक देखेंगे कितना दिया हुआ है, -500। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -500, देखो ध्यान से लिखना ब्रैकेट के अंदर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, कितना दिया हुआ है देखेंगे क्वेश्चन में 15,000, ठीक है। 15,000 आपको दिया हुआ है, माइनस कर देंगे 15,000, ठीक है, राइट। 40,000 है, माइनस करना है 500, माइनस करना है 15,000, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा आंसर आ गया ₹24,500 लाख। कितना आ गया हमारा, 24,500 लाख में दिया हुआ है बेटा, ये जरूर लिखना है साथ में, ये मत भूलना, हाफ मार्क्स कट जाएगा मुझे, ठीक है। 24,500 लाख, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया क्या, GV@, MP। देखो बेटा ये क्या आया हमारा, GV@, MP, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, GV@, FP, ठीक है, राइट। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, GV@, FP निकालना है, आपके पास में आया है GV@, MP, राइट। इसका मतलब आपको माइनस करना है NIT। देखेंगे बेटा किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे, हमें क्या निकालना था, GVA@, FP, राइट। आपके पास आंसर क्या आया है, GV@, MP, ठीक है। जब हमने इससे इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT, है ना। हमें क्वेश्चन में आंसर क्या मिला था जब हमने सॉल्व किया था, दैट इज 24,500, है ना, ये आया था बिल्कुल। और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार वापस जाएंगे, क्या दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप देख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन बेटा यहाँ पे आपको सब्सिडीज दी हुई है, ओनली सब्सिडीज दी हुई है, कितनी, 3,000 की। जब भी आपको सिर्फ सब्सिडीज दी हो तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को माइनस में ले लेंगे, क्या करेंगे, उस वैल्यू को माइनस में ले लेंगे, राइट, दैट इज -3,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24,500 प्लस में 3,000, तो हमारा आंसर क्या हो गया टोटल, 27,500 लाख, राइट। ये बात ध्यान रखेंगे, हमारे NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, राइट। हमें IT 0 दिया हुआ है, माइनस करेंगे 3,000, तो हमारा NIT क्या आ गया, NIT आ गया हमारा -3,000, जिसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है, राइट। -3,000 यूज किया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 27,500। आई होप आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने नेशनल इनकम के सारे टॉपिक देख लिए, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक बताने वाली हूँ। ये स्पेशल टॉपिक ऐसा है जो कि आपको दिखेगा सिलेबस में कि ये डिलीटेड है, स्कूल वाले भी नहीं कराते, लेकिन बेटा इसका क्वेश्चन आता है, तो ये लास्ट में स्पेशल टिप दे रही हूँ मैं आपको स्पेशल। यहाँ पर कौन सा वो टॉपिक है, वो है हमारा ये GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर टॉपिक ऐसा है जो किसी बच्चे को नहीं आता, इसलिए ध्यान रखना, ये टॉपिक जरूर करके जाना, और मेरी बात मानना, जब मेरे से कर लोगे ना तो तुम्हें लगेगा ये टॉपिक बहुत इजी था, अच्छा हुआ जयती मैम ने बता दिया, ठीक है। तो देखेंगे जरा इस टॉपिक को क्या कहता है, GDP डिफ्लेटर होता क्या है। GDP डिफ्लेटर इज यूज्ड टू एलिमिनेट, किस लिए यूज कर रहे हैं हम इसको, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, मतलब प्राइस की वजह से जो हमारे GDP में चेंजेस आ गए हैं ना, उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम इस डिफ्लेटर को यूज करते हैं, राइट, एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट, राइट। हमारे फिजिकल आउटपुट में कितने एक्चुअल में रियल चेंजेस आए हैं उनको हमने असरटेन करना है, राइट। यू हैव टू सी GDP डिफ्लेटर किस लिए यूज हो रहा है, जितने भी प्राइसेस की वजह से चेंजेस हमारे GDP में आए हैं उसकी वैल्यू को डिफ्लेट करने के लिए। सपोज करेंगे कि आपकी लास्ट ईयर की जो GDP है वो कितनी है, 1 लाख, ठीक है। अभी करंट ईयर की आपकी जो GDP है वो आ जाती है 1,20,000। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास GDP में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम सोचेंगे हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो गई, बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पे सोचो कि हमारी यूनिट थी 1000 और प्राइस था 100, तो हमारी GDP कितनी आ गई, 1 लाख, ठीक है।
अगर हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो गए, 1000 ही यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्राइजेस जो थे वो 120 हो, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी कितना आ गया 1,20,000। तो जीडीपी में इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू प्राइजेस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस। तो इसी इफेक्ट को कम करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, आपको दिया होगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, राइट। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बेटा। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो इस साल की प्राइजेस के अकॉर्डिंगली डिसाइड हुआ है, दैट इज हमारा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी होता है जो हमारे पिछले साल के प्रीवियस ईयर के प्राइजेस के बेसिस पे निकाला गया, ठीक है, राइट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू में प्राइस, इनटू में 100 करेंगे हम, तो हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है, राइट। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ नॉमिनल जीडीपी इज 25,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी इज 20,000 करोड़, राइट। तो हमारे पास इसकी ये चीजें हमें दी हुई हैं, इसके बेसिस पे हमें निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, इसका एक और नाम है बेटा, आपको बता दूं, इसको हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स, राइट। प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, गॉट इट। प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, राइट, गॉट इट। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है बेटा? क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या? 25,000 अपॉन में 20,000 इनटू में 100, राइट। हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 और 5 अपॉन 4 इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? हम इसको अगेन कट करेंगे, 1.25। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 125। तो ₹125 आपका आ गया क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। हमारा आंसर क्या आ गया? 125। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? 125। इसका मतलब इस सिंपल वे से आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है बेटा, ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाओ। तो स्टूडेंट, यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी ये 1 शॉट वीडियो। थैंक यू फॉर दिस। आपको पता है आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, इसे मत भूलना। आप जानते हो आपको बेनिफिट हुआ है, यही बेनिफिट आपने पहुंचाना है अपने सारे फ्रेंड्स तक, राइट। ये आपकी 1 शॉट वीडियो है पूरी नेशनल इनकम की। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इसके अंदर। इस पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, आराम से क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करना, और ये सारी की सारी वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। आप जानते हो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं टोटल 10 मार्क्स, और इससे पहले आप जानते हो मैंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की आपको पूरी की पूरी सीरीज दे दी है। वो आप सीरीज देखेंगे और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजते रहेंगे। अगर आपकी इकोनॉमिक्स में कोई और प्रॉब्लम्स है तो आपको पता है जयती मैम ने आपको प्रोवाइड करनी है बेस्ट क्वालिटी। आप जानते हो एजुकेशन का मेन फोकस क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी, राइट। क्वालिटी एजुकेशन आवर मिशन, राइट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।